होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th की वीडियो नंबर 5 है जिसमें आज हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था पार्ट सेकंड। इससे पहले की वीडियो में गृह व्यवस्था का पार्ट 1 पढ़ाया गया था। यदि आपका छूट गया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के मुख्य बिंदु हैं गृह व्यवस्था के सिद्धांत, गृह व्यवस्था के सिद्धांत, गृह व्यवस्था के साधन, गृह व्यवस्था का महत्व और कुशल गृह व्यवस्था। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे। गृह व्यवस्था के सिद्धांत। गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। इन सिद्धांतों का पालन करने से ही परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित होते हैं, उनकी सभी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है, सभी सुविधाओं की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है और स्टेटस भी निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। स्तर पारिवारिक स्तर की वृद्धि होती रहती है। तो अच्छी गृह व्यवस्था के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत दिए गए हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए और आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सिद्धांत हैं। पहला है कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार घर परिवार में सभी सदस्यों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य और दायित्व सौंपे जाने चाहिए, जिससे कि कार्य करने में उनकी रुचि बनी रहे और कार्य आसानी से समाप्त किया जा सके। पारिवारिक कार्यों के क्रम का निर्धारण आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। परिवार के जितने भी कार्य हैं उनको उनकी आवश्यकता जो पहले आवश्यक है उसको पहले करना है और जो उसके बाद आवश्यक है उसको उसके बाद करना है। तो आवश्यकता के क्रम के आधार पर रखना चाहिए और ऐसी आवश्यकताएं जो पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता से संबंधित हैं उनका क्रियान्वयन उनको पहले किया जाना चाहिए। इसके बाद ही आरामदायक और विलासिता से संबंधित यानी शान शौकत से संबंधित आरामदायक आवश्यकताएं और शान शौकत से संबंधित कार्य को करना चाहिए। गृह कार्यों को भली भांति पूरा करने के लिए उनका उचित वर्गीकरण कर लेना चाहिए उनके महत्व और प्रकृति के आधार पर। जो कार्य पहले महत्वपूर्ण है, डेली करना है, तो उन जो कार्य दैनिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं जैसे झाड़ू पोछा लगाना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, तो उन सभी का ऐसे कार्यों को दैनिक कार्यों के अंतर्गत रख सकते हैं। और जो कार्य दैनिक यानी डेली नहीं किए जा सकते हैं जैसे कि बिस्तर को धुलना, बेडशीट धुलना या जो भारी भारी कपड़े हैं उनको धुलना और सोफ़ा को हटाकर सही से अच्छे से झाड़ू पोछा करना, तो ये सभी कार्य जो हैं सोफ़ा ऐसी भारी चीज़ है जो डेली नहीं उठाया जा सकता है, डेली हटाकर नहीं किए सफाई नहीं की जा सकती है। तो ऐसे कार्य के लिए एक साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत रख दिया जाता है जिनको सप्ताह में एक दिन कर सकते हैं और कुछ कार्यों को मासिक कार्यों के अंतर्गत बांट दिया जाता है। ऐसे कार्य जो साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत नहीं आते हैं जिनको महीने में एक बार कर सकते हैं, जैसे कि अचार मिर्च मसालों को धूप दिखाना, जाले आदि साफ करना, ये सभी कार्य मासिक कार्यों के अंतर्गत रख सकते हैं। और वार्षिक कार्य के अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जो वर्ष में एक बार किए जाते हैं, जैसे कि मकान की मरम्मत कराना, पुताई कराना साल में एक या दो बार किए जा सकते हैं। तो इस तरीके के कार्य को अगर हम बांट के करते हैं तो कार्य व्यवस्था अच्छी तरीके से हो सकती है। तो ये सिद्धांत यही बताता है कि कार्य को जो है अपने महत्व के क्रम के आधार पर उनको इस तरीके से बांट लेना चाहिए और जो है परिवार के सदस्यों को उनकी योग्यता क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य को सौंपा जाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे तरीके से और रुचिपूर्वक ढंग से कार्य को समाप्त कर सकें। अगला सिद्धांत है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। सफल और सुव्यवस्थित गृह व्यवस्था उत्तम नियोजन पर ही निर्भर करती है। परिवार की आवश्यकताओं की प्रकृति असीमित होती है, आवश्यकताएं असीमित होती हैं और बहुत सारी होती हैं, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जो होते हैं वो सदैव सीमित होते हैं। धन एक साधन है, समय साधन है, तो ये सभी साधन सीमित होते हैं लेकिन आवश्यकताएं असीमित होती हैं। तो इस ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से यह समझना आवश्यक हो जाता है कि पारिवारिक व्यय की सीमा आय की सीमा के अंदर रहे। मीन्स जितनी इनकम है और उसी इनकम के अंदर हमारा व्यय हो, हमारी जितनी आय है उस सीमा के अंतर्गत ही हमारा सारा व्यय हो जाए, मतलब खर्चा हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और साथ में कुछ बचत भी हो जाए।
तो इस तरीके से हमें व्यवस्था करनी है। अर्थ संबंधी कार्य को जो है बजट बना के व्यवस्थित कर सकते हैं। बजट में परिवार की मासिक या वार्षिक आय का हिसाब लगाकर विभिन्न आवश्यकताओं की सूची बनाई जाती है और आवश्यकताओं को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी जो प्राथमिक पहले आवश्यकता ज़रूरी है पहले उसको क्रम वाइज रखा जाता है और उसमें बचत का भी प्रावधान किया जाता है। तो ये इस तरीके का सिद्धांत बताया गया है कि बजट बनाकर कार्य करें और आय जो है आय के सीमा के अंतर्गत ही आपका व्यय रहे और बचत का भी प्रावधान रहे और जो जो सामान खरीदना है तो उनको उचित क्रय मूल्य पर खरीदें, जिसके लिए आप इकट्ठा सामान की लिस्ट बना सकते हैं और मंथली जितना ज़रूरत है और उनको आप थोक वाली दुकान पर जाकर खरीद सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत पैसा की छूट भी मिल जाएगी। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है जिससे कि उत्तम व्यवस्था बन जाती है। अगला है श्रम की बचत का सिद्धांत। श्रम की बचत का सिद्धांत इसके अंतर्गत जो है गृह व्यवस्था को उत्तम स्वरूप प्रदान करने के लिए श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत बताया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य को उस ढंग से उस विधि से किया जाना चाहिए जिसमें कम समय और कम मेहनत में अधिक कार्य हो सके। इसके लिए आजकल बहुत सारे बिजली से चलने वाले उपकरण उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से कम समय में और कम मेहनत में अधिक कार्य किया जा सकता है। जैसे कि चटनी बनाने में बहुत सिलबट्टे से चटनी बनाते हैं तो उससे बहुत अधिक टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत अधिक लगती है। इसके लिए हम मिक्सी यूज़ कर सकते हैं और प्रेशर कुकर है, टोस्टर है और वैक्यूम क्लीनर है सफाई करने के लिए। तो इस तरह के अनेक उपकरण हैं, इनकी ये उपस्थित बाजार में उपस्थित रहते हैं तो इनकी जानकारी भी गृहिणी को रहनी चाहिए और इनके उचित रख रखाव की जानकारी भी गृहिणी को होना आवश्यक है। तो श्रम की बचत करने के लिए इस तरीके के उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं और इनकी जानकारी होनी चाहिए, यह इस सिद्धांत में बताया गया है। अगला सिद्धांत है अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। गृह व्यवस्था इस प्रकार से करना चाहिए जिससे परिवार के सदस्यों और गृहिणी को समुचित अवकाश तथा मनोरंजन के लिए समय उपलब्ध हो सके। मनोरंजन और विश्राम करने से मानसिक थकान जो कार्य करते करते थकान हो जाती है पूरे दिन की तो वो दूर हो जाती है, साथ में मन भी प्रसन्न हो जाता है जिससे परिवार के सभी सदस्यों और गृहिणियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और फिर से जो है कार्य उतने ही उत्साहपूर्वक करने लगते हैं। तो इसलिए गृह व्यवस्था के इस सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। गृह व्यवस्था के साधन। पारिवारिक साधनों का उचित और अनुकूलतम उपयोग उत्तम गृह प्रबंधन एवं गृह व्यवस्था के लिए अनिवार्य होता है। उत्तम गृह व्यवस्था कुशलतापूर्वक और जो है अच्छे तरीके से संचालन हो सके उसके लिए बहुत से साधनों की आवश्यकता होती है। तो उनके अंतर्गत गृह व्यवस्था के कौन कौन साधन आते हैं इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। गृह व्यवस्था के साधन दो प्रकार के होते हैं, ये पहला है मानवीय साधन और दूसरा अमानवीय साधन। मानवीय साधन वे साधन होते हैं जो मानव की योग्यताओं, कुशलताओं और अभिवृत्तियों, ज्ञान तथा शक्ति से संबंधित होते हैं। मानवीय साधनों के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की संख्या, रुचि, व्यवहार व मनोवृत्ति, ज्ञान व प्रवीणता ये सब आते हैं। इनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि परिवार के सदस्यों की संख्या अगर अधिक है तो गृह व्यवस्था करने में उनका हम पूरा पूरा सहयोग ले सकते हैं, सभी लोग मिल बांट के काम कर सकते हैं। रुचि, यदि किसी व्यक्ति की रुचि जो है सभी परिवार के सभी सदस्यों की रुचि अपने अपने क्षेत्रों में होती है तो जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की रुचि गृह प्रबंधन में है, घर की व्यवस्था करने में है तो उसकी उस क्वालिटी का आप जो है प्रयोग कर सकते हो अपनी गृह व्यवस्था करने में। व्यवहार व मनोवृत्ति जो है जैसे व्यक्ति अगर कोई बहुत ताकतवर है, सभी की अपनी अलग अलग व्यवहार योग्यताएं या कुशलताएं होती हैं तो उनका प्रयोग भी आप एज अ क्वालिटी के रूप में कर सकते हैं। ज्ञान व प्रवीणता, तो प्रत्येक व्यक्ति का जो है कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, कुछ न किसी चीज़ में दक्ष होते हैं और उनको हर एक व्यक्ति को किसी न किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान होता है तो ये सभी एक साधन के रूप में देखना चाहिए और ये सभी मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब का मानवीय साधन के अंतर्गत ये सभी आते हैं और इन सब का जो है भरपूर सहयोग लेना चाहिए। अगले साधन है अमानवीय साधन।
अमानवीय साधन वे होते हैं जिनका संबंध गृह प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों और सुविधाओं से होता है। इनका परिवार के सदस्यों से कोई संबंध नहीं होता है। इन्हें भौतिक या अमानवीय साधन कहते हैं। भौतिक या अमानवीय साधन कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है समय, धन, संपत्ति, वस्तुएं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। समय समय जो है एक समय सभी के पास 24 घंटे ही होता है। सीमित मात्रा में होता है और निश्चित मात्रा में होता है। निश्चित होता है कि हाँ एक दिन में 24 घंटे ही होंगे और 24 घंटे से अधिक नहीं होगा, सीमित मात्रा में ही है। तो इसका प्रयोग नियोजित करके और सदुपयोग करके जो है गृह प्रबंधन को उत्तम बनाया जा सकता है। धन जो है, धन भी सीमित मात्रा में ही होता है और उस सीमित मात्रा में धन को प्रयोग करके अपने जो है असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सके, उत्तम गृह व्यवस्था कैसे बनाई जा सके, तो ये सब उन सभी का जो है साधनों का प्रयोग उत्तम गृह व्यवस्था करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। वस्तु एवं संपत्ति, ये इन संपत्तियों के अंतर्गत जैसे कि मकान, फर्नीचर, भोजन सामग्रियाँ, चल अचल संपत्तियाँ, ये सब शामिल होते हैं। तो इन सब का प्रयोग, इन सभी साधनों का प्रयोग उत्तम गृह व्यवस्था के लिए किया जा सकता है। जैसे कि मकान अगर आपका बहुत बड़ा है तो आप किराए पे उठा सकते हैं और उससे अतिरिक्त इनकम कर सकते हैं, और अगर अतिरिक्त एक्स्ट्रा इनकम होगी तो उससे आप अपनी गृह व्यवस्था को और अच्छे सुचारू ढंग से कर सकते हैं। संपत्ति, धन संपत्ति है, जैसे कि आपके खेत खलियान है तो उनसे अनाज उत्पादन कर सकते हैं। तो अनाज घर में ही पैदा हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग बाहर से पैसा खर्च करके नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इन सब साधनों का आप प्रयोग करके एक उत्तम गृह व्यवस्था कर सकते हैं। गृह व्यवस्था का महत्व। गृह व्यवस्था का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। यदि गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए तो पारिवारिक जीवन सफलतापूर्वक चलता रहता है। यदि गृह व्यवस्था नहीं की जाती किसी परिवार में तो ना तो वो परिवार उन्नति कर सकता है और ना ही ठीक प्रकार से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हर जगह एक सिस्टम ज़रूरी होता है। अगर किसी परिवार में सिस्टम से कोई नहीं चल रहा है, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें सभी लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे और इससे घर में जो है एक दूसरे के प्रति जो है द्वेष भावना और नफरत फैलने लगेगी और लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। घर पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है गृह व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाती है। अगर हम सही से अपने परिवार में व्यवस्था बनाएंगे तो जीवन सुख में रहेगा और गृहस्थी को सफलतापूर्वक चलाने में ये गृह व्यवस्था ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आइए इसके महत्व को हम पॉइंट के रूप में देख लेते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। उत्तम गृह व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यदि किसी परिवार में सफल गृह व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है तो उस परिवार के सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की अवहेलना हो जाने से लोगों में आपस में आशंका बनी रहती है। तो इसलिए उत्तम गृह व्यवस्था जो है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। अगला है पारिवारिक आय व्यय के नियोजन में सहायक। प्रत्येक परिवार की आय प्रायः सीमित ही होती है और सीमित आय को ध्यान में रखते हुए परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यय को हमें एक नियोजित तरीके से करना पड़ता है और व्यवस्थित तरीके से करना पड़ता है। साथ में बचत का प्रावधान भी रखना पड़ता है। इस प्रकार के आर्थिक नियोजन से परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की सुचारू रूप से पूर्ति संभव हो पाती है और परिवार के सदस्य अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो इस तरीके से गृह व्यवस्था जो है पारिवारिक आय व्यय के नियोजन में भी सहायक होती है। अगला है परिवार के वातावरण को उत्तम बनाने में महत्व। गृह व्यवस्था न केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है बल्कि परिवार के पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। गृह व्यवस्था से जो है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त पारिवारिक वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाती है और इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपसी संबंधों, अनुशासन एवं पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करना भी गृह व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय समाज में
पारिवारिक मूल्यों एवं वातावरण आदि को उत्तम रूप प्रदान करने में गृहिणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके विभिन्न कार्यों से परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है और परिवार में खुशियों का संचार रहता है। तो इसलिए इस प्रकार घर परिवार का वातावरण को उत्तम बनाए रखने में भी गृह व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला है रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। परिवार के रहन सहन का स्तर उपलब्ध साधनों पर आधारित होता है। गृह व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है कि सभी प्रकार से परिवार का एक स्तर उन्नत स्तर बनाया जाए, जो कि पारिवारिक सदस्यों के लाभकारी होता है। अगला है नैतिक विकास में सहायक। बच्चों, किशोरों एवं परिवार के सदस्यों के नैतिक विकास में गृह व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नैतिक विकास में माता पिता की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को आदर्श मानकर आचरण करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि वे स्वयं परिवार के लिए जो है नैतिक मूल्यों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे बच्चों का उचित नैतिक विकास हो सके। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के सामने जो है सही तरीके का व्यवहार करना चाहिए और बच्चों को कहानियों के द्वारा उनमें नैतिकता का विकास करना चाहिए। कुशल गृह व्यवस्था। कुशल गृह व्यवस्था का दृष्टिकोण सदा वैज्ञानिक होना चाहिए। मतलब कुशल गृह प्रबंधक जो घर की व्यवस्था कर रहा है उसको गृह प्रबंधक कहते हैं। तो गृह प्रबंधक की बुद्धि हमेशा खोज परक और अनुसंधान परक होना चाहिए। हमेशा नए नए विकल्प सोचते रहना चाहिए। कुशल गृह व्यवस्था विभिन्न निर्णयों की एक ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के संतोषजनक उपयोग की प्रक्रिया को निश्चित करती है। गृह व्यवस्था के लिए गृह प्रबंधक से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न साधनों जैसे कि पारिवारिक आय, पारिवारिक सदस्यों की क्षमता, उनका ज्ञान, घरेलू उपकरण, उनकी दक्षताएं, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही अपनी कुशलता से गृह व्यवस्था कर सके। इन सभी साधनों को कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सके और एक उत्तम गृह व्यवस्था बना सके। गृह प्रबंधक को सीमित साधनों में परिवार की संतोषजनक आपूर्ति के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। परिवार के जो सीमित साधन हैं, उन साधनों के आधार पर परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो प्रयास किए जाएंगे और उन प्रयासों के फलस्वरूप लक्ष्य को जिस सीमा तक सफलता प्राप्त हो पाएगी, जिस हद तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, उससे गृहिणी की कुशल गृह व्यवस्था करने के जो है पता चलता है। कुशल गृह व्यवस्था एक मानसिक योजना होते हुए भी एक सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के पक्षों से संबंधित होती है। विभिन्न समस्याओं तथा उनके निष्पादन के लिए किए गए नियोजनों, प्रयासों, तुलनात्मक विवेचनों तथा सहयोग प्राप्त करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ सभी की संतुष्टि इसके क्रियात्मक तथा व्यवहारिक पक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से उसको कुशल गृह व्यवस्था के लिए गृहिणी को सभी साधनों का उचित संयोजन करके एक अच्छी गृह व्यवस्था बनाना चाहिए। और अब समय है आज के गृह कार्य प्रश्नों का। आज का प्रश्न है गृह व्यवस्था के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और दूसरा प्रश्न है गृह व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालिए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को इस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है। आप वीडियो को बार बार देखिए और समझिए, फिर उसका उत्तर अपनी कॉपी में नोट कीजिए। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है गृह व्यवस्था के साधन कौन कौन से हैं। गृह व्यवस्था के साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं। इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।